Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss classification of drug of natural origin part first. So let's start. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फार्माकोग्नोसी के बारे में अपन बात करे थे और फार्माकोग्नोसी में मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है, उसकी हिस्ट्री, स्कोप्स एंड जो ट्रीटमेंट थे ट्रेडिशनल जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, चाइनीज, इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। अभी क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है उसके बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सपोज प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है, एक क्रूड ड्रग का हो रहा है। क्रूड ड्रग को मैंने आपको बताया था, क्रूड ड्रग किसे कहते हैं, जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है, चाहे कि वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो मिनरल सोर्सेज हो, राइट। अब अपने को पता है कि इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं। अब उन प्लांट्स को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं कि अगर कोई आगे रिसर्च करे या उसको आइडेंटिफाई करना चाहे या फिर उसको ढूंढना हो या कलेक्ट करना वो चीज को, तो उसको आसानी हो। तो ऑब्वियस है बाय क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करने का मेन उद्देश्य क्या है कि भाई कोई भी चीज है जिसको अपन एक इक्वलिटी के हिसाब से या फिर कॉमननेस के हिसाब से या फिर उसके डिफरेंसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि जब भी किसी रिकॉग्निशन की बात हो या किसी को चूज करने की बात हो तो वहां पे आसानी से चूज किया जा सके। क्यों? क्योंकि प्लांट की बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि कितने सारे प्लांट्स हैं जो कि इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर आप उन्हें वन बाय वन उनका देखना शुरू करें, नाम देखना शुरू करें, यूज देखना शुरू करें, तो बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो उन सबको मैनेज करने के लिए लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बना दिए, चाहे वो नाम से बनाए हों, चाहे उसके यूज से बनाए हों, या चाहे उसमें प्रेजेंट उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाए हैं। तो किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं या किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं, इन चीजों को इजी करने के लिए उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये बात कर रही हूँ तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ही एक टॉपिक है वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन को पढ़ने को मिलेगा डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी कौन कौन से क्लासिफिकेशंस, लाइक अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि इस यूनिट में, इस टॉपिक में अपन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर, यानी कि अगर आप थ्योरी एग्जाम्स दे रहे हैं तो थ्योरी के हिसाब से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो ऑब्वियस है कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसका हो रहा है, क्रूड ड्रग्स का हो रहा है, नेचुरल सिस्टम्स का हो रहा है। तो क्रूड ड्रग को डिफाइन मैंने आपको पहले बताया था कि क्रूड ड्रग वो है जो कि जनरली प्लांट या फिर एनिमल या फिर जो नेचुरल ओरिजिन से मिलती है। द टर्म क्रूड ड्रग जनरली अप्लाइज टू द प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स ओरिजिन फाउंड इन रॉ फॉर्म। यानी कि बेसिकली क्रूड ड्रग वो हो गई जो कि अपने को मतलब ओरिजिन से मिल रही है, नेचुरल सिस्टम से मिल रही है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, बट फॉर्म क्या होगी उसकी रॉ। यानी कि पूरा का पूरा अपन वैसा का वैसा उसको उठा रहे हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट साइज रिडक्शन एंड ड्राइंग। यानी कि साइज रिडक्शन अपन कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं, ऑब्वियस है। उसके अलावा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन अपन उसको एज अ क्रूड ड्रग यूज कर रहे हैं। The term crude drug also applied to inclusion of pharmaceutical products from mineral kingdom। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिनरल किंगडम है, यानी कि जो मिनरल्स हैं उसको भी अपन है जो कि क्रूड ड्रग्स के अंदर लेते हैं। देन क्रूड ड्रग ऑल्सो क्लासिफाइड एज। अब क्रूड ड्रग को बेसिकली अपन इस तरीके से तो क्लासिफाई कर ही रहे हैं कि अपने को सर्चिंग आसान हो, पर उसके अलावा क्रूड ड्रग को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड एंड दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स को पूरा डिटेल में मैं दूसरे टॉपिक में डिस्कस करूंगी, दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उसके लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। जनरली छोटा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है दे आर सेल्यूलर नेचर, यानी कि उसमें स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि बार्क हो गई, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हो गया जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे स्टैम्प हो गया, तो दिस इज सेल्यूलर, सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिफाइड क्रूड ड्रग वन पार्ट। और दूसरा बात करूं मैं अनऑर्गेनाइज की या फिर असेल्यूलर की, यानी कि उसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होंगी, जैसे कि प्लांट का जो लेटेक्स होता है, रेजिनस मैटर होता है, ये सारा का सारा जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। अब क्रूड ड्रग्स है, प्लांट है, दोनों ही तरीके से अवेलेबल हैं, दोनों ही तरीके से अपन उसको एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं।
फिर बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन बेसिकली किया क्यों, क्या रीजन था कि इतने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो कि प्लांट किंगडम्स के, एनिमल किंगडम्स के बनाए गए। तो इट इज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट की मैं बात कर दूं, एनिमल्स की बात कर दूं, तो दे आर वेराइटीज ऑफ ह्यूज वेराइटीज, यानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी एंड बल्क है। चाहे आप सेम स्पीसीज की कैटेगरीज देख लो, चाहे आप डिफरेंट यूजेस की कैटेगरी देख लो, हर्ब्स, स्पाइसेस, इनको अलग अलग आप याद रख ही नहीं सकते और आप अलग से डॉक्यूमेंट भी मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपको अचानक से कोई चीज ढूंढनी पड़ जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनीवन कि आप पर्टिकुलर वो चीज फाउंड कर लो। तो उसके लिए उनकी सिमिलरिटीज को देखते हुए उनके ग्रुप्स डिवाइड किए गए, उनको क्लासीफाई करने शुरू किया गया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंसेस, ताकि जो ढूंढ रहे हैं या सर्चिंग में हैं उनके लिए वो चीज आसान हो जाए टू सर्च इट। द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी, अब जैसे मेथड की बात करें तो अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे रहे हैं प्लांट को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला उद्देश्य तो इसका ये होना चाहिए कि इट मस्ट बी सिंपल। ऑब्वियस है, जो क्लासिफिकेशन है वो इतना सिंपल बेस होना चाहिए कि कोई भी अगर उसको अंडरस्टैंड करना चाहे, कोई भी उसमें कोई ड्रग ढूंढना चाहे तो वो आसानी से ढूंढ सके। सेकेंड, इट मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अगेन अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई डेटा को कलेक्ट करना चाहे उस सर्च के आधार पे, तो उसको आसानी से वो चीज समझ भी आ जाए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसे आसानी से वो ड्रग मिल जाए, साथ ही साथ उसका वो यूज भी ले सके। क्योंकि ऑब्वियस से अपन जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिमिलरिटीज के हिसाब से इतने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? ताकि फर्दर कोई लोग उस चीज को यूज करना चाहें तो उनको उन चीजों के लिए आसानी हो जाए। थर्ड है फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाए जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो इतना आसान हो या आसानी से लोगों को समझ आएगी। अगर सपोज उनको बाय नेम ढूंढना है तो उनको पता है कि उनको किस तरीके के क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए, उनको अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर ढूंढना है तो किस तरीके से उनको सर्च करना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। उनको पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल चाहिए और मुझे इसमें इस तरीके से सर्च करने पर वो चीज मिल जाएगी। फिर रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, उसका रीजन क्या था? सबसे पहले सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। अगेन अपने को पता है कि राइट नाउ मेडिसिन कितनी ज्यादा प्रचलन में है, कोई भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हर्बल मेडिसिन के थ्रू भी किए जाते हैं। यानी कि अपने को पता है कि हर्बल मेडिसिन के अंदर या फिर नेचुरल सिस्टम्स जो हैं, लाइक प्लांट है, एनिमल है, उनके अंदर वो सिस्टम्स हैं जो कि किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनकी जो रिसर्च है अब डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बट कंटेंट उतना ज्यादा है कि रिसर्च जितने भी बढ़ जाए ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है। तो मेन जो क्लासिफिकेशन करने का रीजन यही था कि जो साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर कि कौन सा प्लांट किस यूज के लिए है, किसमें कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, वो सारा का सारा उनको सिस्टमेटिक मैनर में मिल जाए, ताकि जब भी वो रिसर्च करने शुरू करे तो उनको एक नोन डॉक्यूमेंट अपन अवेलेबल करवा सके, ताकि जो फर्दर स्टडीज हैं वो आसानी से की जा सके। साथ ही साथ रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि आपने कितनी रिसर्च कर ली और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से क्लासिफिकेशन के अंदर एंटर करवा दिया। अब कोई भी रिसर्च करेगा तो आपकी जितनी रिसर्च है उसकी फर्दर वो आगे रिसर्च करेगा, ना तो कोई मैनिपुलेशन होगी और नहीं कोई टाइम वेस्टेज होगा। सेकंड रीजन है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स बिकम इजी एंड कन्वीनियंट। अगेन क्रूड ड्रग्स के अंदर जैसे कि पता है कि बहुत सारे डिजीज को क्योर करने की क्षमता है, तो उनकी जो स्टडी है वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो गई। क्यों? क्योंकि अब जिसको पता है कि भाई मुझे कोई कैंसर की मेडिसिन पे ही रिसर्च करनी है, तो उसको क्लासिफिकेशन इस तरीके से देते हैं कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ कैंसर की मेडिसिन ढूंढनी है तो उसके हिसाब से भी आप आसानी से वो पूरा का पूरा सेगमेंट सर्च कर सकते हो। तो उसके हिसाब से उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बन गया, ईजी हो गया जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है। देन टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्रूड ड्रग। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे आगे तो आप देखेंगे कि हर एक क्लासिफिकेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। यानी कि ये तरीके से ये बताते हैं कि इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है प्लांट्स में तो ये यूज होगा, और अगर ये यूज है तो इस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होंगे। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं, वो आसानी से अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है वो अपन को क्लासिफिकेशन के थ्रू देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं या किस किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। सो ड्रग आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बेसिकली 7 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता चल रहा है लाइक अल्फाबेटिकल, यानी कि जो भी
प्लांट्स को सर्च किया गया है, उनको किसी भी अगर किताब में रखा गया है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया है, यानी कि ए नाम की जो ड्रग्स थी, चाहे उनके बायोलॉजिकल सोर्स हैं, चाहे उनके वर्निकुलर नेम हो या फिर उसके लोकल नेम हो, ए में सारे आ गए, फिर बी में बी नाम से, सी में सी नाम से, इस तरीके से जेड तक। अब किसी को भी कुछ ढूंढना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, वो आसानी से सर्च कर सकता है। सेकंड बात करते हैं अपन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। मॉर्फोलॉजी मीन्स कि अब ऑब्वियस है कि कोई भी प्लांट है उसका कोई भी पार्ट यूज आ सकता है। धीरे धीरे रिसर्च में ये भी पता चला कि पूरा का पूरा प्लांट है जो कि एक एक्टिविटी नहीं दे रहा, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही एक्टिविटी दे रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने को ये पता चल जाता है कि कोई भी प्लांट है उसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या फिर जो मेन बीमारी का इलाज करने वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कौन सा है। तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली जैसे कि सपोज किसी की स्टैम्प काम आ रही है तो स्टैम्प के नाम के सामने उस ड्रग का एग्जांपल दे दिया जाएगा, किसी की बाघ काम आ रही है तो बाघ के सामने उसके ड्रग का एग्जांपल दे दिया जाएगा। तो अगर मैं प्रॉपर बताऊं कि मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियस है टिप्स हो सकती है, बर्ड्स हो सकती है, लीव्स, फ्लावर, सीड्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, उसकी रूट हो सकती है, स्टैम्प हो सकता है, कोई भी पार्ट है जो कि यूज किया जा सकता है। देन टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज को ढूंढना चाह रहे हैं। अब सपोज कोई प्लांट है, उसमें मुझे कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिला 5%, मुझे उसी पर्टिकुलर प्लांट की कोई कंसंट्रेशन डिफरेंट चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगी, उस तरीके की ही कोई स्पीसीज ढूंढने की कोशिश करूंगी या उसी तरीके का कोई हाइब्रिड ढूंढने की कोशिश करूंगी जिसमें वो पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ज्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे क्या ऑर्डर उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी। तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली वो दे रखा है कि भाई एक ही तरीके की अगर प्रजातियां हैं एक ही पौधे की, तो वो भी अपन आसानी से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अवेलेबल हैं। प्राइमरी तो वो जो उनकी एनर्जी के लिए वो कर रहे हैं, सेकेंडरी वो जो कि उनसे वेस्ट के रूप में वो क्रिएट कर रहे हैं। अब जो वेस्ट वो क्रिएट करते हैं दे आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो कि अपने को चाहिए, जो कि अपने को पता है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके आधार पर भी है जो कि एक केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि सपोज आपको पर्टिकुलर कोई टेस्ट अप्लाई करना है किसी प्लांट पे, या फिर आपको ये पता है कि आपका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो एल्कलॉइड इन नेचर है, तो उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि भाई पर्टिकुलर इस प्लांट में इस तरीके का केमिकल कंस्टिट्यूएंट अवेलेबल है, दैट्स वाई इसकी एक्टिविटी ऐसी है। ग्लाइकोसाइड टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसलिए इसकी एक्टिविटी ऐसी है। तो उस आधार पर भी अगर कोई सर्चिंग करना चाहे तो उस तरीके की क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल हैं। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य ये है सीधी की सीधी एक्टिविटी के बारे में बात करना। अब ऑब्वियस है फार्माकोलॉजी यानी कि एक्टिविटी, सपोज चाहे वो ड्रग की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हो, चाहे एंटी डायबिटिक हो, एंटी फंगल हो, एंटी कैंसर हो या फिर एंटी कंजर्वेंट हो। अब सपोज किसी पर्सन को एंटी कैंसर मेडिसिन के बारे में ढूंढना है, तो फार्माकोग्नोसी में फार्माकोलॉजिकल बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एंटी कैंसर लिखकर नीचे पूरी की पूरी ड्रग का डिस्क्रिप्शन देते हुए भी बात की गई है। यानी कि अगर किसी को पर्टिकुलर पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर डिजीज से ही रिलेटेड मेडिसिन के बारे में सर्च करना है, तो ही कैन ऑल्सो इजीली सर्च बाय दैट मेथड। इसके बाद दो मेथड्स और आते हैं, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स हैं A to Z 26, उसी के आधार पे इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि पहले ए लेटर्स के जो भी नोवन क्लू ड्रग्स थे, रिसर्च क्लू ड्रग्स थे, उनको प्लेस किया, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से Z तक लिया गया। Crude drugs are arranged according to alphabet order of their Latin and English names, common names, or sometimes local language names, vernacular names also। यानी कि बेसिकली अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्रूड ड्रग्स हैं, चाहे वो प्लांट सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज या फिर मिनरल सोर्सेज हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। चाहे वो लैटिन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उनका बायोलॉजिकल सोर्स हो, या फिर उनका जो लोकल लैंग्वेज में उनका नाम था वो हो, उस हिसाब से उनको पूरा का पूरा है जो कि अरेंज कर दिया गया है। अब ये अरेंजमेंट अपने को मिलते हैं कहाँ है, जैसे जैसे लोगों ने रिसर्च करी, जैसे जैसे प्लांट्स के बारे में पता लगा, प्लांट्स के नाम निकालने शुरू हुए, वैसे वैसे बुक्स के अंदर उनको फिट करना शुरू कर दिया। चाहे वो फार्माकोपियास हो, जो अपनी फार्मेसी के अंदर जो बुक्स हैं जिसके अंदर सारी ड्रग्स की नॉलेज है, नॉर्मल डिक्शनरीज हो या फिर रेफरेंस बुक्स हैं, इनके अंदर अपने को मोस्टली
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो अरेंज मिलती हैं। आपने डिक्शनरी भी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या है, सबसे पहले ई लेटर से जो भी शब्द शुरू होते हैं उसके बारे में बताया गया, उनके मतलब बताया गया, और लास्ट चलते चलते आपको जेड मिल जाता है। वैसे ही फार्माकोपियाज या फिर अपने फार्मेसी में अगर बात करें तो कुछ किताबें हैं जो कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो वो कौन कौन सी किताबें, उनके बारे में अगर बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया 1955, इंडियन फार्माकोपिया 1966, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया, यानी कि ये सारी की सारी किताबें हैं जो कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बेस पे सारी की सारी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर अपन देखें कि सारी ड्रग्स किस तरीके से मिलेंगी, तो सपोज कोई किताब है तो सबसे पहले अगर आप पन्ना खोलोगे तो अल्फाबेट ए से आपको ड्रग्स मिलेंगी, जैसे सपोज अकेशिया एंड अगार, देन बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिजिटलिस, ई से एफिड्रा, देन फेनल, जिंजर, इसबगोल, जलापा, लिंसेड, मस्टर्ड, नटमैग, ओपियम, पोडोफाइलम, क्वेसिया, राउल वॉल्फिया, सेना, यूनिकैरिया, वसाका, डब्ल्यू फॉर वुल्फैट, येलो बीस वैक्स एंड लास्ट Z फॉर जीडोरी। यानी कि एक तरीके से अल्फाबेटिकली सारे के सारे ड्रग्स को बुक्स में लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया जाता है। अब ऑब्वियस है सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन तो है नहीं, इसके अलावा 6 और क्लासिफिकेशंस हैं। अब इसका होना इसको कोई एडवांटेज है इसीलिए है, और दूसरों का होना इसमें कुछ डीमेरिट्स भी थी इसलिए दूसरे भी अवेलेबल हैं। तो इसकी क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं कि क्या इसके एडवांटेज हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के, सो इट इज इजी एंड क्विक टू यूज, यानी कि ऑब्वियस है किसी को भी आसानी से अगर ढूंढना है अकेशिया के बारे में तो उसको पता है कि मुझे अल्फाबेटिकल मिलेगा, फर्स्ट टू 10 पन्नों में ए सीरीज की ड्रग्स हैं तो मुझे इन 10 पन्नों के अंदर ही मेरा अकेशिया है जो कि आसानी से मिल जाएगा। देन नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज एंड इट इज अवॉइड डिवर्ड ऑफ कंफ्यूजन। अगेन अगर अकेशिया फर्स्ट पेज पर है तो ये वापस कहीं रिपीट नहीं होगा किसी अदर नेम से, क्यों, क्योंकि एक कॉमन नेम चलेगा, एक कॉमन सिस्टम चलेगा, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी, साथ ही साथ आसानी से उन चीजों को ढूंढा भी जा सकता है। फिर बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिलेशन नहीं है प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, यानी कि जैसे कि सपोज मैं यहाँ बात आती हूँ कि पहले पन्ने पर अकेशिया है, सेकंड पन्ने पे अगार है, दोनों ही ए से शुरू होते हैं नो डाउट, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम एट ऑल। Acacia is obtained from different source and agar is also obtained from different sources, but they have the same alphabet A, that's why they are successive two entries, right? Then the scientific nature of drug cannot be identified by this method whether they are organized or unorganized in nature। साथ ही साथ जब आप सर्च करें अकेशिया तो अकेशिया के बारे में जस्ट आपको नाम पता है, बट उसके थ्रू जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसका मेन जो आइडेंटिफिकेशन मेथड है वो क्या था, इसका जो मेन यूज है वो क्या है, साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जो आपको डिक्शनरी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन दे रही है। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.